देखिए ये हम जैसे इसमें हम लोग पढ़ाए लोग बीपीएससी में, तो उसमें हूबहू क्वेश्चन आया। अब ये किताब है, इसका नाम है पॉकेट जीके। ये 2.5 साल में आपने इस किताब को तैयार किया? 2.5 साल लगा इसको बनाने में। और ये पॉकेट जीके उन बच्चों के लिए पढ़ाया गया कि जो बच्चे गांव में बैठे हुए हैं या नहीं आ सकते हैं। अब इसमें दरोगा हो, सचिवालय हो, एसएससी हो, रेलवे हो, ये जो वनडे एग्जाम है इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो हमको भी भरोसा है इससे आएगा, तो आएगा क्वेश्चन यहाँ पे, और हर हाल में इससे आना ही आना है। अब साथियों, खान सर की पॉकेट जीके बुक को पढ़ते हैं। पॉकेट जीके बुक बहुत ही बेस्ट बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। ये लूसेंट से भी अच्छी बुक है। खान सर ने इसको 2.5 साल में तैयार किया है। 2.5 साल में खुद अपने इनके नोट्स हैं ये। चलो, बहुत ही अच्छी बुक है, पढ़ने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं। हम इसमें चल रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास पढ़ रहे हैं इसमें। इतिहास को अशोक पर आ गए हैं हम। मौर्य शासक है अशोक। आज अशोक को पढ़ेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बताया गया है इसमें। चलो, समय बर्बाद ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं। साम्राज्य में चंद्रगुप्त द्वितीय पढ़ लिया हमने, जो संस्थापक था इसका, और बिंदुसार को भी पढ़ लिया। अब हम महान सम्राट अशोक को पढ़ेंगे। तो सम्राट अशोक ने 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक शासन किया। अशोक का 4 वर्षों तक अपने भाइयों के साथ सत्ता संघर्ष चला। यानी कि अशोक का 4 सालों तक अपने भाइयों से लड़ाई रही, युद्ध हुआ। किस लिए? सत्ता के लिए। चलो आगे है। सिंहली अनुश्रुति की मान्यता के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। मतलब ये सिंहली अनुश्रुति की मान्यता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की। किसके लिए? खाली सत्ता के लिए। अशोक की माता का नाम भीमा या शुभद्रांगी। तो क्वेश्चन आता है कि अशोक की माता का नाम क्या था? तो अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी या भीमा था। अशोक की पत्नी देवी यानी कि विदिशा मध्य प्रदेश की थी ये, जिनके पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म प्रचार का प्रचार किया। यानी कि महान सम्राट अशोक ने अपने महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करो, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। आगे है इनकी दूसरी पत्नी कारुबाकी थी और बेटा तीवर था। बेटा तीवर जिसका एक अभिलेख मिलता है। तीवर किसका था? कारुबाकी का बेटा था। कारुबाकी दूसरी पत्नी थी अशोक की। अशोक ने क्रोधित होकर तिस्यरक्षिता को जीवित जला दिया। अशोक ने गुस्से में तिस्यरक्षिता को जीवित जला दिया। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। तो क्वेश्चन आता है कि अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे है अशोक के नाम। पुराण में अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन। और गिरनार अभिलेख में अशोक को क्या कहा गया? अशोक मौर्य। और मास्की और गुर्जरा और नेट्टूर और उदयगोलम अभिलेख में अशोक को खाली अशोक कहा गया है। और भाब्रू शिलालेख में अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। चलो आगे देखते हैं। आगे है कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगड़ी। कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगड़ी है, बहुत ही प्रसिद्ध है, ये फेमस है। ये क्वेश्चन आता है कि राजतरंगड़ी किसकी है? कल्हड़ की पुस्तक। तो कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगी के अनुसार अशोक पहले भगवान शिव के अनुयायी थे। यानी कि राजतरंगड़ी में ये बताया गया है कि पहले अशोक क्या कहते हैं? भगवान शिव के अनुयायी थे, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की और वहाँ शिव मंदिर का निर्माण कराया। अशोक ने श्रीनगर, जो जम्मू कश्मीर में है, उसकी स्थापना की और वहाँ पर एक शिव मंदिर बनाया। राजतरंगड़ी को भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक माना जाता है तथा कल्हड़ जयसिंह के दरबार में रहता था। यानी कल्हड़ कहाँ रहता था? जयसिंह के दरबार में रहता था।
और राजतरंगड़ी को भारतीय इतिहास की पहली पुस्तक बताया गया है। अशोक ने नेपाल में भी ललित पाटन शहर बसाया। अशोक ने एक शहर तो यहाँ श्रीनगर बसा दिया जम्मू कश्मीर में, और दूसरा ललित पाटन बसाया था नेपाल में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कि 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किया। कलिंग का राजा नंदराज था। यानी कि कलिंग जो युद्ध हुआ था अशोक का, ये बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध था जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। 8वें राज्याभिषेक के वर्ष पर 261 में कलिंग पर युद्ध किया और वहाँ के राजा नंदराज को हराया। आगे है, इस कलिंग युद्ध में अशोक ने विजय प्राप्त की, लेकिन इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें 1 लाख लोग तो मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। अशोक सम्राट ने बना लिए बंदी 1.5 लाख और 1 लाख लोग मारे गए। इस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, इसलिए उसने युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना लिया। यानी कि महान सम्राट अशोक का कलिंग युद्ध के बाद हृदय परिवर्तन हो गया, यानी कि हृदय एकदम बदल गया। जो युद्ध घोष की नीति अपनाता था, यानी कि लड़ता था मारता था, ये थी उसकी नीति, फिर उसने धम्म घोष अपना लिया, यानी कि धर्म अपना उसने बौद्ध धर्म कर लिया। बौद्ध धर्म में लड़ाई फड़ाई नहीं है, हृदय परिवर्तन हो गया। क्वेश्चन आता है कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध के बाद हुआ? तो ये कलिंग युद्ध के बाद हुआ था। मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना सांची का स्तूप है। यानी कि मौर्यकालीन जो स्थापत्य कला का सबसे श्रेष्ठ नमूना है सांची का स्तूप। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन आता है कि सांची का स्तूप कहाँ पर है? तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है। और सांची का स्तूप किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मौर्य काल का प्रचलित सिक्का पड़ था। यानी कि जो मौर्य काल में जो ज़्यादातर प्रचलित कौन सा सिक्का था? पड़ सिक्का था, पड़ सिक्का चलता था। धम्म शब्द राहुलोवाद शुद्ध पुस्तक से लिया गया है। तो क्वेश्चन आता है कि धम्म शब्द कहाँ से लिया गया है? तो राहुलोवाद शुद्ध पुस्तक से लिया गया है। धम्म एक आचार संहिता है। धम्म क्या है? धम्म एक आचार संहिता है। मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह, मौर्य काल का पूछ लेता है सबसे श्रेष्ठ बंदरगाह क्या था? ताम्रलिपि है। मौर्य काल का सबसे श्रेष्ठ बंदरगाह ताम्रलिपि है। आगे है कंटक शोधक शब्द न्यायालय के लिए प्रयुक्त हुआ। जो कंटक शब्द आता है ना, कंटक शोधक शब्द आता है, ये न्याय के लिए प्रयुक्त होता था। भाग, बलि, प्रणय, विष्ट एक कर थी। ये मौर्य काल में कर के नाम थे भाग, बलि, प्रणय और विष्टि, ये कर के नाम थे उस टाइम पर। और विष्टि एक बोगारी कर था, बिना मजदूर परिश्रम दिए बिना कार्य करवाना। यानी कि बिना मजदूरी के भी ये विष्टि एक बेगारी कर था। अशोक को भारतीय इतिहास में जनहित कार्य के लिए समर्पण किया जाता है। अशोक को भारतीय इतिहास में जनहित कार्य के लिए स्मरण किया जाता है। स्मरण मतलब याद किया जाता है, यानी जनहित के लिए, में जनता के लिए बहुत काम किए थे, इसलिए जनहित कार्य के लिए याद किया जाता है। आगे है कलिंग का प्राचीन नाम। जो कलिंग था, कलिंग का युद्ध हुआ था, उसका कलिंग का जगह थी, कलिंग का प्राचीन नाम उत्कल था। इसकी राजधानी तोसली थी। तो कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली थी। कौड़िक्य की अर्थशास्त्र के अनुसार, जो कौड़िक्य की पुस्तक है अर्थशास्त्र के अनुसार, कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग क्या था? हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। जो कलिंग था हाथियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। अर्थशास्त्र में बताया गया है कौटिल्य में कि इसी कारण हाथियों पर विजय है, हाथियों को अपनी ओर लेने के लिए कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने। आगे है
आ गया सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश तथा महावंश के अनुसार, ये सिंहली अनुश्रुति है दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के 4वें वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अब क्वेश्चन आता है कि बौद्ध धर्म की दीक्षा यानी बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी, तो ये निग्रोध ने दी थी। निग्रोध नामक भिक्षु था, उसने सम्राट अशोक को दीक्षा दी, दीक्षित किया यानी शिक्षा दी। इसके बाद अशोक मोगलीपुत्र तिस से प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म में रुचि रखने लगा। तो मोगलीपुत्र तिस क्या था, ये बौद्ध संगति के समय उस समय अध्यक्ष था, बौद्ध सम्मति हुई तो उससे प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म में रुचि करने लगा सम्राट अशोक। दिव्यावदान बौद्ध साहित्य है ये, के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को दिया जाता है। यानी कि दिव्यावदान में बताया गया है कि अशोक को जो बौद्ध धर्म को दीक्षा मिली यानी शिक्षा मिली उसका श्रेय उपगुप्त को दिया जाता है। और चीनी यात्री हुइनसांग इसका समर्थन करता है। चीनी यात्री हुइनसांग कहता है कि हाँ ये बात सही है कि उपगुप्त ने ही सम्राट अशोक को दीक्षित किया था। आगे है, अशोक ने अपने शासन के दौरान सर्वप्रथम बोध गया का धम्म यात्रा की और 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। मतलब सम्राट अशोक ने 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। आगे है भाब्रू शिलालेख यानी कि बेराट राजस्थान में अशोक के बौद्ध होने का सबल प्रमाण मिलता है। यानी भाब्रू शिलालेख में एक सबूत है, प्रमाण है कि अशोक बौद्ध था। इसमें अशोक स्पष्ट बुद्ध धम्म संघ का अभिवादन करता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा गया है, जिन्हें बौद्ध धर्म का त्रिरत्न कहा गया, बौद्ध धम्म संघ का अभिवादन किया है सम्राट अशोक ने भाब्रू शिलालेख में। आगे है भाब्रू शिलालेख में ही अशोक स्वयं को मगधराज, भाब्रू शिलालेख है उसमें अशोक अपने आप को मगधराज या मगध का राजा बताता है। महान सम्राट अशोक क्या कहते हैं भाब्रू शिलालेख में कि मैं मगध का राजा हूँ या मगध राज हूँ। आगे भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया। जो भारत में शिलालेख है उसका सर्वप्रथम जो प्रचलन किया है वो अशोक ने किया है। अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार हेतु जगह जगह लेख उत्कीर्ण कराए। जो अशोक ने धम्म का प्रचार प्रसार किया और जगह जगह पर लेख लिखवाए शिलालेखों पर। अशोक को इसकी प्रेरणा ईरानी शासक डेरियस प्रथम या दारा प्रथम से मिलती है। जो इसकी वो प्रेरणा मिली है जो लेख लिखवाने की धम्म की और प्रचार प्रसार करने की, ये डेरियस प्रथम या दारा शिकोह से मिलती है जो ईरान का शासक था। इसकी खोज 1750 ईसा पूर्व में टी फ्रेंथेलर ने की। टी फ्रेंथेलर ने इसकी खोज की शिलालेखों की। शिलालेखों की खोज आता है क्वेश्चन का, शिलालेखों की खोज किसने की, तो 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज टी फ्रेंथेलर ने की। 1837 ईस्वी में 1837 ईसा पूर्व में 1837 ईसा पूर्व में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता प्राप्त की। तो साथियों दोनों क्वेश्चन आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अशोक के शिलालेखों की खोज किसने की, टी पेंथिलर ने 1750 में की थी और 1837 ईसा पूर्व में जेम्स प्रिंसेप ने इनको पढ़ा था सर्वप्रथम। सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं। इसके उत्कीर्णकर्ता चापड़ या कापड़ थे। जो उत्कीर्णकर्ता थे चापड़ और कापड़ थे, चापड़ और कापड़। अभिलेखों का विषय प्रशासनिक होता था। जो अभिलेखों का विषय होता था वो प्रशासनिक होता था, लेकिन अर्थ से संबंधित लेख इनके अर्थ से संबंधित लेख रूमिनदेई अभिलेख है जो कर नीति से संबंधित है। तो रूमिनदेई अभिलेख इनके अर्थ से संबंधित है जो कर नीति से
उसका संबंध है रुमिनदेही अभिलेख का, जिसमें अशोक लुम्बिनी यात्रा के समय भू राजस्व कर की दर को 1/6 भाग से घटाकर 1/8 कर दिया। तो अशोक ने लुम्बिनी यात्रा गए थे, उस समय पर भू राजस्व का जो टैक्स दिया जाता था 1/6, उसको घटाकर 1/8 कर दिया सम्राट अशोक ने। आ गया ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि के अभिलेख गुजरात से प्राप्त होते हैं। जो ब्राह्मी लिपि के अभिलेख हैं वो गुजरात से प्राप्त होते हैं, तथा ग्रीक व अरमाइक लिपि के अभिलेख कांधार व काबुल से तथा खरोष्टी के शहबाजगढ़ी मानसेहरा पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। तो ये आता है क्वेश्चन, खरोष्टी के ये शहबाजगढ़ी और मानसेहरा कहाँ पर हैं? ये पाकिस्तान में हैं। तो अरमाइक लिपि के अभिलेख कंधार व काबुल से, ये ब्राह्मी लिपि गुजरात से प्राप्त होती है। ब्राह्मी लिपि कहाँ से प्राप्त होती है? तो गुजरात से। किस अभिलेख? ब्राह्मी लिपि के अभिलेख गुजरात से प्राप्त होते हैं। और ग्रीक या अरमाइक लिपि के अभिलेख कांधार या काबुल से प्राप्त होते हैं। और खरोष्टी के अभिलेख ये शहबाजगढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान से प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं अभिलेखों की लिपियाँ। तो ये ब्राह्मी लिपि भारत में, खरोष्टी लिपि पाकिस्तान में, ग्रीक लिपि अफ़गानिस्तान में और अरमाइक लिपि अफ़गानिस्तान में। अरमाइक लिपि अफ़गानिस्तान में है और ग्रीक खरोष्टी भी अफ़गानिस्तान में, खरोष्टी तो पाकिस्तान में, ब्राह्मी लिपि भारत में। आगे है नोट में है ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं तथा खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती है। यानी कि ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है? हम जो लिखते हैं इधर से लिखते हैं, जैसे अरमाइक ऐसे इधर से लिखते जाते हैं, ये ब्राह्मी लिपि है। और खरोष्टी लिपि क्या है? खरोष्टी लिपि उर्दू, यानी कि जो उर्दू किधर से लिखी जाती है? इधर से लिखी जाती है। उर्दू इधर से शुरुआत होती है। खरोष्टी लिपि की इधर से शुरुआत होती है और ब्राह्मी की लिपि की, यानी कि जो हम हिंदी लिखते हैं या इंग्लिश लिखते हैं, हम इधर से शुरुआत करते हैं, इधर की ओर। आगे है द्विभाषीय अभिलेख होते हैं, जिनमें 2 लिपियां सम्मिलित होती हैं, जिनमें गांधार से सारेकुना अभिलेख प्राप्त हुआ, जो ग्रीक व अरमाइक मिश्रित लिपि में था। जो गांधार से सारेकुना अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसमें 2 लिपियों का जिक्र है, ग्रीक और अरमाइक। अशोक ने अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया है। यानी कि सम्राट अशोक ने अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया है। इसी मतलब अशोक ने 3 भागों में अभिलेखों को विभक्त किया है, बांटा है। यानी कि पहला शिलालेख में और स्तंभलेख में और गुहालेख में। शिलालेख में और स्तंभलेख में और गुहालेख में 3 भागों में अशोक ने बांटा था शिलालेखों को। तो शिलालेख कैसे थे? बृहत शिलालेख थे और लघु शिलालेख थे, यानी कि बड़े शिलालेख और छोटे शिलालेख। ऐसे स्तंभ थे बृहत और लघु, यानी कि बड़े और छोटे। अशोक ने 8 स्थानों पर बृहत शिलालेख लगवाए, जिनकी संख्या 14 है। अशोक ने 8 स्थानों पर बड़े शिलालेख लगवाए, उनकी संख्या कितनी है? 14 है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि जो बड़े शिलालेख थे उनकी संख्या कितनी है? 14 हैं और ये 8 स्थानों पर लगे हैं। तो बृहत शिलालेख हम देखते हैं, ये है शाहबाजीगढ़। तो शाहबाजीगढ़ कहाँ पर शिलालेख है? ये पाकिस्तान के पेशावर में है। और मानसेहरा शिलालेख कहाँ पर है? ये भी पाकिस्तान में है। और कालसी शिलालेख कहाँ पर है? देहरादून उत्तराखंड में है। जूनागढ़ गिरनार शिलालेख कहाँ पर है? गुजरात में है। और धौली शिलालेख कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ये क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं। जैसे जोगढ़ शिलालेख कहाँ पर उपस्थित है? ये उड़ीसा में। और सोपारा अभिलेख कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। सोपारा महाराष्ट्र में। और एर्रीगुड़ी शिलालेख कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के करनूल में। ये अब आता है क्वेश्चन कि किस शिलालेख में क्या वर्णन है? मतलब अशोक के शिलालेख में क्या वर्णन है? जैसे अशोक के पहले शिलालेख में क्या वर्णन हो रहा है?
तो पहले शिलालेख में, अशोक के पहले शिलालेख में पशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया है। यानी कि अशोक के पहले शिलालेख में पशुओं के वध पर, हत्या पर रोक लगाई गई है। दूसरे शिलालेख में मनुष्य व पशु चिकित्सालय का निर्माण करवाया, लोक कल्याणकारी कार्य किए। यानी कि क्वेश्चन आता है अशोक के दूसरे शिलालेख में क्या उल्लेख है या क्या वर्णन है या क्या है, अशोक के दूसरे शिलालेख में क्या है। तो मनुष्य व पशु के चिकित्सालयों का निर्माण करवाया अशोक ने और कल्याणकारी लोक कल्याणकारी कार्य किए। तो अशोक के तीसरे शिलालेख में राजुक और रज्जुक की नियुक्ति की तथा राजकीय अधिकारियों की हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह किया। यानी कि एक रज्जुक या राजुक की नियुक्ति करी और उसका काम क्या था कि राजकीय अधिकारी की हर 5 वर्ष पर राज्य भ्रमण करने का आग्रह किया। तो यानी कि हर 5 वर्ष में राज्यों का भ्रमण करोगे, ये था। अब चौथे शिलालेख में भीरी घोष यानी कि रण घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की। रण घोष की और धम्म घोष की घोषणा की। और 5वें शिलालेख में क्या है, अशोक के 5वें शिलालेख में है धम्म या महामंत्रों की नियुक्तियों का वर्णन है। अशोक के 6ठे शिलालेख में प्रतिवेदकों को आदेश दिए, प्रशासनिक सुधार किए। प्रतिवेदकों को आदेश दिए 6ठे शिलालेख में और प्रशासनिक सुधार किए। अशोक के 7वें शिलालेख में क्या वर्णित था, तो धम्म यात्राओं का विवरण है। अशोक के 7 क्वेश्चन आता है कि अशोक के किस शिलालेख में धम्म यात्रा का वर्णन है या विवरण है। तो अशोक के 7वें शिलालेख में यह वर्णन है धम्म यात्राओं का। तो अशोक के 8वें शिलालेख में क्या था, आखेट यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन। तो 8वें शिलालेख में आखेट यात्रा के स्थान पर धम्म यात्रा का प्रतिपादन। 9वें शिलालेख में मंगलाचरण समारोह के स्थान पर धम्म मंगलाचरण प्रारंभ किया। सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख। अशोक के 10वें शिलालेख में धम्म की श्रेष्ठता के नारे बल दिए गए और राजा व उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें, ये कहा गया। और 11वें शिलालेख में धम्म की कामना और धम्मदान की नीति दी गई। 11वें अभिलेख में 3 शिलालेख और हैं, इनको और पढ़ लेते हैं। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों का उल्लेख और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन। ये आता है क्वेश्चन कि किस शिलालेख में सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध का वर्णन है, किस शिलालेख में। तो आंसर होगा उसका 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और क्या है इसमें, 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख जहां उनसे विदेश में धम्म प्रचार को भेजा और अशोक के हृदय परिवर्तन की बात बताई गई है 13वें शिलालेख में। तो ये तो यहीं से रिलेट हो जाएगा कि अशोक का हृदय परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद हुआ था। तो कलिंग युद्ध और अशोक का हृदय परिवर्तन 13वें शिलालेख में है। आगे आता 14वां शिलालेख यानी अंतिम शिलालेख। तो 14वां शिलालेख पहले 13 अभिलेखों का पुनरावलोकन तथा जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित करना। यानी कि क्वेश्चन यही तो थे कि अशोक के कितने शिलालेख थे, 14 शिलालेख थे। तो 14 हमने बता दिए। 14वें शिलालेख में पहले 13 अभिलेखों का पुनरावलोकन है, यानी कि 14वें में 13 जो पहले शिलालेख हैं उनका पुनरावलोकन किया गया है और जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया है। यानी कि ये कहा गया है जनता से कि तुम धार्मिक जीवन जियो, धार्मिक जीवन जियो। आगे है पृथक कलिंग प्रज्ञान। तो पृथक कलिंग प्रज्ञान क्या था, नोट में है, इसको नोट में याद रखना। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, लेकिन धौली व जोगढ़ के 13वें अभिलेख में समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान बताया। यानी कि अशोक ने धौली व जोगढ़ के 13वें अभिलेख में
अशोक ने धौली व जोड़ के 13वें अभिलेख में क्या कहा कि सभी प्रजा यानी कि सभी प्रजा समस्त प्रजा मेरी संतान के समान है, मतलब मेरी संतान है या मेरी संतान के समान है। ये क्वेश्चन आता है धौली व जोगड़ के किस अभिलेख में, 13वें अभिलेख में अशोक ने प्रजा को अपनी संतान के समान बताया। आगे है अशोक ने 11वें 12वें 13वें शिलालेख में बदलाव किया और उसे ही क्या कहा गया, पृथक कलिंग प्रज्ञान कहा गया। तो पृथक कलिंग प्रज्ञान था, यही था कि 11वें 12वें 13 शिलालेख में बदलाव ही पृथक कलिंग प्रज्ञान है। आगे है अशोक के लघु शिलालेख। तो अशोक के लघु शिलालेख 18 विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं जिनकी संख्या कोई भी निश्चित नहीं है। तो 18 विभिन्न स्थानों से प्राप्त होते हैं, जिसमें सबसे नवीनतम लघु शिलालेख सन्नाती कर्नाटक का है। जो सबसे नया लघु शिलालेख है वो कौन सा है, सन्नाती जो कर्नाटक में है या कर्नाटक का है, सबसे नया है। और अशोक के मास की गुर्जरा और नेतुर और उदयगोलम लेख में अशोक का नाम अशोक ही है। यानी कि ये पूछा जाता है कि अशोक नाम कहाँ वर्णित है, तो मास्की अभिलेख में, गुर्जरा अभिलेख में, नेतुर अभिलेख में और उदयगोलम अभिलेख में अशोक का नाम अशोक ही वर्णित है। वैसे और शिलालेखों में और नाम दिए गए, प्रियदर्शनी या कई नाम दिए गए हैं। आगे है भाब्रू शिलालेख। अब भाब्रू शिलालेख भी प्रसिद्ध है, भाब्रू शिलालेख को पढ़ते हैं। तो भाब्रू शिलालेख कहाँ पर है, तो ये कोटपुतली बहरोड के बैराट, कोटपुतली बहरोड के बैराट यानी विराटनगर में और बीजक की पहाड़ियों में भीम डूगरी पर स्थित है। बीजक की पहाड़ियों में भीम डूगरी पर और विराटनगर में स्थित है ये भाब्रू शिलालेख। और भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की, भाब्रू शिलालेख की खोज 1837 में कैप्टन वर्ट ने की। और इसमें अशोक का नाम, इसमें भाब्रू शिलालेख में अशोक का नाम क्या है, भाब्रू शिलालेख में अशोक का नाम मगधाधिराज है। मगधाधिराज अशोक का नाम है भाब्रू शिलालेख में। और भाब्रू शिलालेख में अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख भी है। तो भाब्रू शिलालेख में अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख भी है। मास्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य, जो मास्की शिलालेख है उसमें अशोक ने अपने आप को क्या बताया है, बुद्ध शाक्य का है, जिसकी खोज 1915 में बीडेन ने की। तो ये क्वेश्चन आता है कि मास्की की खोज किसने की थी, मास्की शिलालेख की खोज 1915 में बीडेन ने की थी। आगे है अब साथियों इम्पोर्टेंट हम पढ़ेंगे, ज़्यादा इसमें विस्तार से पढ़ाया गया है, हम मात्र इम्पोर्टेंट होगा वही पढ़ेंगे। जैसे दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, ये तो आपने खूब पढ़ा होगा, पूछता भी है कि दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख कौन लेके आया, दिल्ली कौन लेके आया। तो मूल रूप से यह हरियाणा के अम्बाला ज़िले में था। ये दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख हरियाणा के अम्बाला में था। इसको फिरोज शाह तुगलक दिल्ली लेकर आया था। क्वेश्चन आता है कि दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को दिल्ली कौन लेके आया, तो दिल्ली फिरोज शाह तुगलक लेके आया। एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक के 7 लेख उत्कीर्ण हैं, इसमें 7 लेख उत्कीर्ण हैं, एकमात्र ऐसा अभिलेख है ये। आगे दिल्ली मेरठ। तो दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख भी पूछा जाता है। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख कौन लाया दिल्ली, तो ये मूल रूप से तो मेरठ में था। ये कहाँ पर था, दिल्ली मेरठ में था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक भी इसे दिल्ली लेकर आया। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली टोपरा वाले को लेकर आया, दिल्ली मेरठ वाले को दिल्ली लेकर आया। इसे शिकारे कुश महल में रखवाया। फिरोज शाह तुगलक ने कहाँ रखा है, शिकारे कुश में रखवाया। आगे आता है, आगे इम्पोर्टेंट है लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख। तो लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख कहाँ पर है, बिहार में है, तथा इस पर औरंगजेब का लेख उत्कीर्ण है। तो औरंगजेब का लेख का उत्कीर्ण किस अभिलेख में है, जो लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख में है। और लौरिया अरेराज अभिलेख चंपारण यानी कि बिहार में है। ये लौरिया अरेराज अभिलेख चंपारण बिहार में है। आगे है रामपुरवा अभिलेख भी बिहार में है। आगे क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, यह मूल रूप से कौशाम्बी में था। प्रयाग प्रशस्ति लेख भी पूछा था। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख कहाँ पर था, ये कौशाम्बी में था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। अकबर ने इसे कहाँ पर स्थापित करवाया, इलाहाबाद में।
इस पर बहुत से लेख लिखे गए, जैसे रानी का लेख, जैसे रानी का लेख कारूबाकी। रानी का लेख कौन सा है? कारूबाकी। ये कारूबाकी पूछा जाता है कि रानी का अभिलेख कौन सा था? कारूबाकी था। और ये समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में, प्रयाग प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। इसमें अकबर व बीरबल का लेख भी उत्कीर्ण है। अकबर और बीरबल का लेख भी इसी में, प्रयाग प्रशस्ति लेख में। आगे है अशोक के लघु। अशोक के लघु स्तंभ लेखों में राजकीय घोषणाएं मिलती हैं। जो अशोक के लघु स्तंभ लेख थे उसमें राजकीय घोषणाएं मिलती हैं। आगे सांची, यो मध्य प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में के लेख में संघ भेद को रोकने के आदेश दिए गए हैं। संघ भेद को रोकने के आदेश दिए गए हैं। आगे है आगे बढ़ते हैं। ये बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। यानी कि बौद्ध धर्मों में बताया गया, बौद्ध ग्रंथों में बताया है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, जिसमें महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूपों का निर्माण किया गया। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूपों का निर्माण किया। 8 स्तूपों में बुद्ध के शारीरिक अवशेष रखे गए। शारीरिक अवशेष यानी कि शारीरिक अवशेष रखे गए। और 9वें में उनके पात्र, यानी कि महात्मा बुद्ध के बाद महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई तो अशोक ने 9 स्तूप बनवाए। और 9 स्तूप में 8 स्तूपों में तो महात्मा बुद्ध के अवशेष रखे गए। अवशेष यानी कि टुकड़े रखे गए महात्मा बुद्ध के। और 9वें में उनके पात्र यानी कि बर्तन फर्तन उनके रखे गए, पत्र या जो भी थे जिनका सामान रखा गया। आगे है अहरोरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो ये घोषणा किस में की गई है? अहरोरा अभिलेख में यह घोषणा की है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। आगे है अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में जो कौटिल्य का है उसमें 18 तीर्थों का वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं साथियों, हम मात्र इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे, इसमें काफ़ी विस्तार किया गया है। जब तो खान सर कह रहे हैं कि बहुत बेस्ट बुक है। हाँ बेस्ट तो होगी, जब इसमें विस्तार है। एक बार पढ़ लोगे तो शायद हाँ वनडे एग्जाम हर कवर हो जाएगा इसमें। मौर्यकालीन उच्चाधिकारी तीर्थ, मौर्यकालीन उच्चाधिकारी तीर्थ, तो इनको एक लाइन में पढ़ते हैं। तो ये तीर्थ थे और संबंधित, यानी कि प्रधानमंत्री और पुरोहित प्रमुख धर्माधिकारी होता था। और सेनापति युद्ध विभाग का मंत्री होता था। सेनापति युद्ध विभाग का अधिकारी होता था। और ये क्या है? युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी होता था। और प्रशासता राजकीय कागजों को सुरक्षित रखने वाला तथा राज्य की आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी होता था। और समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान। और नायक सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का अध्यक्ष। और प्रदिष्टि फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश। प्रदिष्टि का था फौजदार न्यायालय का न्यायाधीश यानी कि कमिश्नर। और सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष। और व्यावहारिक नगर का प्रमुख न्यायाधीश। और दंडपाल कौन था? पुलिस अधिकारी था। दंडपाल कौन होता थे? पुलिस अधिकारियों को दंडपाल कहा जाता था। और कर्मांतिक उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। अनंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष। और नागरक यानी कि पौर नगर कोतवाल या नगर का प्रमुख अधिकारी। और दोबारिक यह राजमहलों की देखरेख करने वाला। आठविक वन विभाग का प्रधान। अंतर्वेदिक अंतःपुर का अध्यक्ष। मंत्री परिषदाध्यक्ष।
मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, मंत्रिपरिषद अध्यक्ष, परिषद का अध्यक्ष। आगे है मंत्रिपरिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। जो मंत्रिपरिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे उनको अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र राजनीति संबंधित था तो उसमें राजनीति की सारी बातें लिखी गई होंगी, तो उसमें 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में प्रमुख 4 व्यापारिक राजमार्गों का भी वर्णन है। कौटिल्य बताते हैं कि उत्तरापथ की अपेक्षा दक्षिणापथ अधिक महत्वपूर्ण है। अशोक के समय प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर 5 हो गई। जो सम्राट अशोक थे उनके समय पर प्रांतों की संख्या 4 से बढ़कर कितनी होगी? 5 हो गई। प्रांतों का शासन राजवंशीय यानी कुमार या आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता है। आगे है मौर्य प्रांत और राजधानी। तो मौर्य के प्रांत थे, उनकी राजधानी क्या थी? उत्तरापथ की तक्षशिला और दक्षिणापथ की सुवर्णगिरी और अवंती राष्ट्र की उज्जैनी और कलिंग राज्य की तोसली और प्राची की पाटलिपुत्र राजधानी थी। आगे प्रांतों का चक्र कहा जाता था। प्रांतों को क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। जिले का प्रशासनिक अधिकारी शासक या स्थानिक था जो समाहर्ता के अधीन था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर को प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे, यानी कि 30 सदस्यों का एक मंडल था मेगास्थनीज के अनुसार प्रशासन में, और 6 उसमें समिति थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। आगे पढ़ते हैं। नगरीय प्रशासनिक समिति व उनके कार्य। नगरीय प्रशासनिक समिति व उनके कार्य। यह समिति है प्रथम समिति किससे संबंधित थी? उद्योग शिल्प के लिए। और द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख। और तृतीय समिति जन्म मरण का काम था। आगे चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य के लिए थी। और पंचम समिति वस्तुओं के विक्रय से संबंधित थी। और छठी समिति बिक्री कर से संबंधित थी। साथियों इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं और वन लाइनर पढ़ रहे हैं हम, इसलिए ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए किताब को हम देखते हैं और पढ़ते हैं बड़े मनोरंजन तरीके से। आगे है विक्रय कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। जो विक्रय कर के रूप में वसूला जाता था वो 10वां भाग। और एग्रोनोमाई मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्माण अधिकारी था। जो एग्रोनोमाई था मेगास्थनीज के अनुसार कौन था? मार्ग निर्माण अधिकारी एग्रोनोमाई था। सैन्य व्यवस्था मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य विभाग 6 समितियों में विभक्त था और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। ये पहले ही बता दिया। सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी अनंतपाल था। जो सैनिकों की देखरेख करता था उनका अधिकारी कौन था? अनंतपाल। आगे सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। और प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना ने 6 लाख पैदल सिपाही। जो प्लिनी था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्लिनी जो यूनानी लेखक था उसने बताया है कि चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख तो पैदल सिपाही थे। जो चंद्रगुप्त मौर्य की सेना थी उसमें 6 लाख पैदल सिपाही थे और 30,000 घुड़सवार थे और 9,000 हाथी थे। प्लिनी बताता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही और 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी मौजूद थे। आगे सैन्य समिति में उनके कार्य। सैन्य की समिति क्योंकि प्रथम जल सेना का निरीक्षण, द्वितीय यातायात एवं रसद सामग्री का निरीक्षण, और तृतीय पैदल सेना का निरीक्षण, और चतुर्थ अश्व सेना का निरीक्षण, और 5वीं गज सेना का निरीक्षण, और 6ठी रथ सेना का निरीक्षण। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में कौन से वर्गों में विभाजित किया था? नंबर 1 दार्शनिक, व्यापारी, किसान,
कारीगर यानी कि चरगाह यानी सैनिक, और मंत्री व परामर्शदाता और गुप्तचर, यानी कि मेगास्थनीज ने भारत के सभ्य समाज को बांट दिया था 7 भागों में। आगे अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। जो अर्थशास्त्र था उसमें क्या कहा गया है? गुप्तचर को गूढ़ पुरुष। एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता था उसके लिए संचार कहा जाता था। आगे है मौर्य शासन में पुरुषों के साथ महिला अंग रक्षक भी होती थी। जो मौर्य का शासन था उसमें पुरुषों के साथ महिला भी अंगरक्षक होती थी। अर्थशास्त्र में भूमि छिद्र न्याय का वर्णन किया गया है। अर्थशास्त्र में भूमि छिद्र न्याय का वर्णन भी किया गया है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। जो बिना वर्षा के बहुत अच्छी खेती हो जाती थी उस खेती को क्या कहा जाता था? अदेव मात्रक। और एरियन ने गुप्तचरों को ओवरसीयर तथा स्ट्रेवो ने एरियन ने गुप्तचरों को ओवरसीयर कहा और स्ट्रेवो ने इंस्पेक्टर कहा। इंस्पेक्टर शब्द उस समय पर गुप्तचरों को कहा जाता था। किसने कहा? वो स्ट्रेवो ने कहा था। और गुप्तचर विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया जिसे महामात्य सर्प कहा गया। गुप्तचर विभाग एक पृथक अमात्य के अधीन रखा गया, उसे महामात्य सर्प कहा गया। समाज में वेश्यावृत्ति प्रचलित थी। उस समय समाज में अशोक के समय में वेश्यावृत्ति प्रचलित थी तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां रूपा जीवा कहलाती थी। तो रूपा जीवा कौन थी? ये वेश्या करने वाली स्त्री थी और इनको राजकीय संरक्षण प्राप्त था। अशोक के द्वारा राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था वेश्यावृत्तियों को, जिनको रूपाजीवी कहा जाता था। आज का क्वेश्चन, रूपाजीवी किसे कहा जाता था? रूपाजीवी वेश्यावृत्तियों को कहा जाता था अशोक के शासनकाल में। इनके कार्यों का निरीक्षण गढ़ी का अध्यक्ष करता था। जो इनका अध्यक्ष था इनके कार्यों का निरीक्षण करता था उसको गढ़ी का अध्यक्ष कहा जाता था। संभ्रांत घर की स्त्रियां प्रातः घर के अंदर ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा है। तो अनिष्कासिनी ऐसी स्त्रियों को कहा है कौटिल्य ने जो अपने घर के अंदर ही रहती थी। आ गया मौर्य शासन 133 वर्षों तक चला तथा भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। यानी कि भागवत पुराण में तो ये कहा गया कि मौर्य वंश में 10 राजा हुए जबकि वायु पुराण में ये कहा गया है कि मौर्य वंश में 9 राजा हुए। और मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था ने दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। तो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का बहुत बड़ा योगदान था। और मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। मेगास्थनीज कह रहे हैं कि उस समय अशोक के शासनकाल में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। और मौर्य शासन ने 2 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था थी। बता रहा मौर्य शासन में 2 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था थी जिसमें धर्मस्थानीय व्यवस्था एवं कटक शोधन न्यायालय थी। धर्मस्थानीय व्यवस्था और कटक शोधन न्यायालय थी। आगे है, बस हो लिया ख़त्म। ये राजुक को क्षेत्रीय न्यायाधीश गणराज्य न्यायाधीश कहते थे। तो राजुक को क्षेत्रीय न्यायाधीश यानी कि गणराज्य न्यायाधीश कहते थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। आ गए भाई बृहदत्त पर, और मौर्य साम्राज्य हम खत्म करने पर आ गए। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक क्वेश्चन आता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त तथा इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। तो भाई मगध पर मौर्य वंश का अंत कर दिया किसने? पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया।
बृहदत्त की हत्या कर बृहदत्त अंतिम शासक था मौर्य वंश का 185 ईसा पूर्व में। आगे आ गया सेनापति पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने ही अपना एक वंश बनाया था, अपना पुष्यमित्र शुंग एक वो दिया था, उसको आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत पढ़ा दिया आज पूरा मौर्य, हमने पूरा अशोक पढ़ा दिया। अशोक काफ़ी है, आपने भी देखा होगा अशोक काफ़ी आता है। तो साथियों थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। हम आपको पूरी किताब का रिव्यू देंगे, बहुत अच्छी बुक है ये। धन्यवाद साथियों।